हेलो, वेलकम है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम न्यू मानवा स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। मैं इसके 5 चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट। अगर आपको पसंद आए तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो मैं एक राज्य दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सी शांति होती है। एक राजा की मूर्ति होती है जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं और दो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ कितनी शांति है। कभी उसका साथी चिढ़ जाता है और कहता है कि शांति माय फुट। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो रिबेलियन कभी भी आ सकते हैं, इसलिए ये शांति कब भंग हो जाएंगी पता नहीं है। तभी उसके साथी कहते हैं रिबेलियन। अब वो शांत हो गए, लगता है अपने हमारे महाराज से वो डर चुके हैं और अब वो कुछ करने के लायक नहीं बचे हैं। तभी उसका साथी कहते कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, कब वो क्या कर दे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें सतर्क ही रहना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है अंडरग्राउंड का सीन जहाँ पे वही रिबेलियन जो प्लान बना रहे होते हैं कि हम अपने राजा को मार देंगे और उसका थ्रोन हटा लेंगे। और वो बोलते हैं कि ये राजा को मारने का सही टाइम है, हम उसे मारकर इस किंगडम को उससे आज़ाद करेंगे। और तभी उसके साथी दिखाए जाते हैं और तभी वो एक बंदे को कहता है कि तुम्हारा इसमें एक अहम रोल है, तो तुम्हें इसे पार करना पड़ेगा। तभी अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लोगन। तो तुम्हें एक अहम रोल दिया जाता है कि तुम्हें उस बुक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एम्पायर के सारी बंदों से और तुम्हें ही वो रोल पूरा करना पड़ेगा। तभी वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं ये रोल पूरा कर दूंगा। और वो मीटिंग खत्म हो जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। तभी तभी उसके पीछे वो बंदा आता है और कहता है कि तुम पागल हो चुके हो जो कह रहे हो कि उस बुक को प्रोटेक्ट करोगे। तुम्हें पता है ना उस बुक को पूरा एम्पायर उसे खत्म करने के पीछे लग चुका है। अगर तुमने उस बुक को अपने पास ले लिया तो सारे के सारे नाइट तुम्हारे पीछे लग जाएंगे और तुम्हें इससे बहुत सारा खतरा हो सकता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर मैगनीयम बोलता है कि ये मैं अपने मजबूरी से नहीं ले रहा हूँ और तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ ये तो तुम्हें जिम्मेदारी मिलनी थी, क्योंकि तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो उस बुक में लिखे हुए एंशियंट लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। अगर तुमने उसे बदल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी वो मैगनीयम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपने और हमारे कॉमरेड को ऐसी नीचे दर्जे से नहीं बात कर सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें ये सब बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तभी वो डर जाता है और कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। और तभी मैग्नीनियम कहता है कि मुझे उस बुक को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा और उसके पीछे मेरा भी एक कारण है कि मुझे भी उस अंपायर से रिवेंज लेना है। तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर का पास दिखाया जाता है जहाँ वो अपने भाई से हार चुका होता है और लोग बात कर रहे होते हैं कि मैग्नीनियम तो 10 साल से नाइट से ट्रेनिंग ले रहा है और उसका छोटा भाई रैन अभी अभी 3 साल हुए हैं जिसने शॉर्ट पकड़ी है और इसने उसे हरा दिया। और हमें दिखाया जाता है कि और मेरे भाई ने मुझे हरा दिया था, इसीलिए मैंने उसे पॉइजन दे दिया। ईर्ष्या के कारण, अपने गुस्से के कारण मैंने उसे पॉइजन दे दिया। और फिर मुझे मेरे फादर ने डांट कर कहा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे, मुझे पता नहीं था और तुमने अपने सगे भाई को पॉइजन दे दिया। तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो, तुम निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। और मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तभी तभी मैं वो घर छोड़कर बाहर निकल चुका था। और फिर मैं जब फैमिली से अलग हो गया तब मैं एक मर्सनरी बन गया और मिशन करने लगा। और जब मैं 10 सालों तक मिशन कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना कमीना था और मैंने क्या किया है। तो मैं अपनी फैमिली से माफी मांगने वापस आ गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मेरे कैसर को आग लग चुकी थी और मुझे तभी पता नहीं चला कि ये क्यों हुआ था। तो मैं इधर उधर उसका आंसर ढूंढने के लिए भटक रहा था। तभी तो लोगों की बातचीत मैंने सुनी और मुझे पता चला आज बीच चौराहे पर एक बंदे को एग्जीक्यूट करने वाले है। तभी उसका नाम सुनाई देता है रॉन। तभी वो कहता है कि मेरे भाई को आज एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तभी वो दौड़ के उधर जाता है उसे बचाने के लिए और वो कहता है कि रॉन तुम्हें मरना नहीं है, मुझे तुम्हें सॉरी कहना है और मुझे तुमसे बात भी करनी है, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें बतानी है। तभी वो उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन वो देर देर से वहां पहुंचता है। उसे एक नाइट ने उसकी गर्दन पकड़ के अलग कर दी कर उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया रहता है। और उसके गर्दन को पकड़ के नाइट कहता है कि यही अंजाम होगा अगर तुम किंग के खिलाफ जाओगे। और फिर अपना रॉन गुस्से में रोने लगता है और फिर वो पास्ट लाइफ की मेमोरी खत्म हो जाती है और प्रेजेंट में आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है और अपना लोगन वो सीक्रेट बुक लेके एम्पायर की सीक्रेट बुक लेके भाग रहा होता है और उसके पीछे नाइट्स पड़े होते हैं और वो चिल्ला रहे थे कि इस कमीने ने एम्पायर की सीक्रेट बुक चुरा ली है, जल्दी से इसके पीछे भागो और उसे पकड़ो और उसे खत्म कर दो। तभी वो भाग रहा होता है, तभी सामने का रास्ता खत्म हो जाता है और उसके पीछे नाइट्स आ जाते हैं। तभी वो नाइट्स से फाइट करने लगता है और वो उसे एक नाइट्स को खत्म कर देता
जाता है। जैसे वो एक नाइट को खत्म करता है, एक और नाइट आ जाता है और वो उसे चिल्ला के कमीना कह ही रहा होता है कि तभी लोगन उसके पास आ जाता है और उसके सिर के आर पार एक शॉट घुसा देता है और फिर एक और नाइट उसके पीछे से हमला कर रहा होता है, लेकिन लोगन उससे बच जाता है और उसे भी मार देता है। और फिर लोगन को चारों तरफ से वो नाइट घेर लेते हैं और लोगन कहता है कि लगता है यही मेरा अंत है, लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा, मरूंगा तो सबको साथ लेके मरूंगा। और तभी वो अपने हाथ में रखा हुआ क्रिस्टल बॉल फोड़ देता है, जिससे बहुत सारी रोशनी आसपास फैल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है लोगन अंधेरे में डूब रहा होता है और वो सोचता है कि मैं उस किंग को नहीं मार पाया, मैं अपने एम्पायर को फिर से खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनके साथियों को तो मार ही दिया और उसके कुछ कमीने और दोस्तों को भी मार दिया। लगता है कि मैं अब शांति से मर सकता हूँ, लेकिन मेरे मरने से पहले मुझे रिग्रेट है कि मैंने मेरे फैमिली को माफी नहीं मांगी, मेरे भाई के माफी नहीं मांगी। अगर हेवन जाता हूँ तो मैं उनसे जरूर माफी मांगूंगा, उससे मिलकर उनसे। और अगर मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं अपने माँ भाइयों से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं उसे बचा नहीं पाया। और तभी अपना मेन कैरेक्टर उठता है और कहता है कि क्या क्या मैं मर गया, लेकिन ये दर्द कैसा। तभी हमें बताया जाता है कि वो अपने पास में आ चुका है और वो अभी भी जिंदा है, वो टाइम ट्रेवल करके पीछे आ चुका है। तभी लोग उनका सर्वेंट उसे आके कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तभी वो उठता है और उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये तो ग्रीक है, ये तो 20 साल पहले मर चुका था। तभी वो उसे कहता है कि ग्रीक ग्रीक तुम जिंदा कैसे हो। तभी वो चौंक जाता है और कहता है कि यंग मास्टर के सिर में अभी भी दर्द है, वो अभी भी अनाप शनाप बक रहे हैं। तभी अपना मेगेनियम बाहर देखता है और वहाँ पे नाइट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनको शील्ड पे ऊपर उन लोगों देखता है और वो कहता है ये तो मेरे एम्पायर का है, ये तो मेरे किंगडम का है। तभी दरवाजे से उसका छोटा भाई रॉन अंदर आता है और वो डरा हुआ अपने भाई से कहता है क्या भाई तुम ठीक हो। तभी वो उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो रॉनी की आवाज है। तभी वो उसकी तरफ देखता है तो वो घबराते हुए कांप रहा होता है और अपने भाई से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तभी उसे उसकी पास्ट की मेमोरी याद आती है कि मैंने पिछली बार जब ये मुझे मिलने आया था तो मैंने इसके ऊपर तकिया फेंक कर कहा था कि तुम एक रखेल के बेटे हो और तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन वो तब भी मेरे पीछे पीछे आया करता था और मेरे को फॉलो करता था, लेकिन जब मैंने उसे पॉइजन दिया तब से वो मुझे मिलने नहीं आया। और फिर वो रोनी से कहता है कि इधर आओ, लेकिन सरवण कह रहा होता है कि मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको फिर बाद में आना चाहिए, आपको उसको तकलीफ नहीं देना चाहिए। तभी उसके सिर में दर्द होती है और वो रोनी को वहां से भेज रहा होता है, लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे अपनी तरफ बुलाता है और उसे कहता है कि इधर आओ। तभी रोनी उसके बाद जाता है तो वो लोगन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे और भी सावधान रहना चाहिए था और मुझे आप पे हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो रोनी उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे और सतर्क रहना चाहिए था, मुझे तुम पे हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन अपना लोगन उसे माफी मांगता है और कहता है कि इतना काइंड इंसान जो इतना दिल से साफ है, इसको अपने किंगडम के खिलाफ लड़ना पड़ा और उसमें अपनी जान देनी पड़ी, मैं इसके माफी के काबिल नहीं हूँ। और उससे गले लगा लेता है और उससे माफी मांग रहा होता है और रोने लगता है। तभी लोगन परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक है ना। तभी उसके सिर में दर्द होता है, लेकिन वो उसे गले लगान देता है और उससे माफी मांग रहा होता है। तभी रोनी फिर वहां से चला जाता है और कहता है कि लोगन मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा। और वो लोगन उसे कहता है ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी लोगन खिड़की के बाहर देखता है और कहता है कि अगर ये सपना नहीं है और मैं मेरे पास में आ गया हो तो मैं वो सब बदल दूंगा जो होने वाला है और मैं अपनी फैमिली को फिर से प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उसे आवाज दिया जाता है पीछे से यंग मास्टर। तभी वो अपने सर्वेंट को देखता है, वो उससे माफी मांग रही होती है कि मैंने आपके आराम करने के समय पर अंदर आ चुकी हूँ और वो घबराने लगती है। तभी अपना लोगन कहता है कोई बात नहीं और वो अपने मन ही मन में कहता है कि मैं मेरे सर्वेंट के साथ बहुत ही रूड था, शायद से मैं अपनी गलतियों से सीख नहीं सकता। और तभी वो उसे कहता है कोई बात नहीं तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसका जो मेन सर्वेंट होता है वो आता है और कहता है यंग मास्टर मैं इसे समझा दूंगा कि आपके रेस्ट करने के टाइम पे नहीं आए। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि जाओ मेरे लिए एक पेन और पेपर लेके आ। तभी वो दोनों डर जाते हैं और कहता है कि आप और फिर वो रिक अपने मेन कैरेक्टर उसको कहता है कि आप पेन और पेपर के साथ मेरी के साथ क्या करने वाले हैं। तभी वो कहता है कि मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला, उसे यहाँ से भेज दो और तुम पेन और पेपर लेके आ जाओ। और रिक फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पेन और पेपर ला के रख देता है और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसे कहता है थैंक यू तुम्हारा, और अब तुम यहाँ से चल जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तभी ओरिक चिल्लाने लगता है। तभी ओरिक कहता है कि यंग मास्टर आप सीरियस तो हो ना कि आपके सिर में कोई तकलीफ नहीं है, आपने मुझे थैंक्स कहा है। तभी वो उसे चिल्ला के वहां से भगा देता है और फिर ओरिक कहता है हाँ हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक ही हो। और फिर रिक वहां से चला
जाता है और कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज मेरे पास आ जाना, मैं आपको कुछ भी दे दूंगा, मुझे बता देना। तो लोगन सोचने लगता है कि अब मैं अपने पास्ट लाइफ को पूरा इस बुक में उतार दूंगा और मैं अपना जो जो हुआ है वो सब यहाँ पे लिखूंगा। अंपायर्स के अगेंस्ट हमारी जो जंग हुई थी वो भी, और जो एक आपदा आने वाली है जो मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को नहीं, पूरे नेशन को निस्तानाबूद कर देगी, उसे मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मेरा गोल है कि जो 1 साल बाद मेरे फैमिली के अंदर वॉर स्टार्ट होंगी, जिससे अंदरूनी तरह से शुरू किया गया था, और वो कहता है कि मुझे उस वॉर को रोकना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे फादर से मिलना पड़ेगा। और हमें सीन कट होके उसके फादर का सीन दिखाया जाता है, जो और उसके फादर खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, जो कहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे मिलना चाहता है। तभी उसका सर्वेंट आके कहते हैं, हाँ पेट्रियार्च, आपका बड़ा बेटा यंग मास्टर आपसे मिलना चाहता है। तो उसे कहता है ठीक है, उसे बुला के लेके आओ। और हमें सीन कट करके थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना मेन कैरेक्टर जब हॉलवे से चल रहा होता है, तभी आजू बाजू के मेट डर रहे होते हैं और उससे नजर चुरा रहे होते हैं। तभी एक मेट के हाथ से जो कपड़े होते हैं वो गिर जाते हैं और वो डर के उससे माफी मांगने लगती है। तभी लोगों ने उसे हाथ देकर उसे उठाता है, कोई बात नहीं, उठ जा। लेकिन जब वो मेड उसका चेहरा देखती है तो बहुत डर जाती है और कहती है कि सॉरी यंग मास्टर, मुझसे ऐसे गलती आगे से नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। और वो डर के वहां से भाग जाती है। तभी लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग एक दिन में मेरा जो बिहेवियर है उसे चेंज इतने जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा पुराना बिहेवियर बहुत ही बेकार था, जो मैं इनको हमेशा डांटता रहता था। तभी वो आईने में देख के स्माइल करता है, कहता है कि शायद से ये कभी चेंज नहीं होने वाला, और ना ही 1 महीने में, ना ही 2 महीने में, ये लोग मुझसे हमेशा डरते रहेंगे क्योंकि मेरी सूरत ही ऐसी है। तभी वो स्माइल करता है बहुत ही डेंजरस तरीके से। फिर लोगन वहां से चला जाता है और वो अपने फादर से मिलने के लिए उसके दरवाजे के पीछे होता है, और वो सोचने लगता है कि मेरी पिछले लाइफ में मैं अपने फादर से मिलकर यही क्रूशियल टाइम पर मुझे मेरे फादर ने मुझसे घर से बाहर निकाल दिया था और मेरा झगड़ा हो चुका था, और फिर मैं मर्सनरी बन चुका था। और मेरा फादर जो क्रूअल फादर है, लेकिन वो भी मुझसे मिलने नहीं आए। और अभी जब उसका बेटा इतनी घायल है, इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका है, तो भी अपने फादर अपने बेटे से मिलने नहीं आया है, और ये दर्शाता है कि वो कितनी क्रूअल है। और तभी वो अंदर आता है, फिर वो अपने फादर की तरफ देखता है और इमोशनल हो जाता है और कहता है कि और फिर वो आ जाता है और मन ही मन में कहता है कि मुझे माफ कर देना फादर, मैं पिछली लाइफ में कुछ नहीं कर पाया और मैं इस बार आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तभी वो पेट्रिया जो से पूछते, मेगेनियम तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम्हें क्या चाहिए? तो वो अपना मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि मैं आइसोलेट ट्रेनिंग में जाना चाहता हूँ। तो तभी लोगन कहता है कि सॉरी यार, मैं उसका नाम गलत ले रहा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको डायरेक्ट मेन कैरेक्टर ही बुलाऊंगा। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो के तो प्लीज एक लाइक कर देना, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि एक वॉर को जीतने के लिए क्या चाहिए? एक वॉर जीतने के लिए सबसे जरूरी है अपने नाइट्स को पावरफुल बनाना और उसमें नए भर्ती करना और वेपन को बढ़ाना, और ये सब करने के लिए चाहिए पैसा, जो मेरी फैमिली बहुत ही करीब है। हालांकि हम बैरन है, लेकिन हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। हमारी मैक्सिम फैमिली किंगडम की लोएस्ट रैंक पे आती है, इसलिए हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। लेकिन एक साथ सब कुछ पैसा कमाया जा सकता है। 3 महीने बाद, सॉरी एक साल बाद एक इंसिडेंट होने वाला है जिसमें मैं 1 साल का पैसा एकदम से कमा सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और फिर वो अपने फादर से सुनता है। उसके फादर कहते हैं क्या क्या तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम अपने छोटे भाई से हार चुके हो? तो लोगन कहते हैं नहीं, मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मेरे भाई से हार चुका हूँ, इसलिए कि मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। लेकिन उसके फादर कहता है कि ये बातें मैं बहुत बार सुन चुका हूँ तुम्हारे मुंह से। फिर उसका बाप कहता है कि ये सब तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इतनी जल्दी मेरे फादर मेरे पे विश्वास नहीं करने वाले। मैंने जो पास्ट लाइफ में गलती की है उसकी सजा मुझे अभी भी मिलने वाली है। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं ये सब बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं जो इनमेच्योर हूँ, जो मैं अपने गुस्से को इसके दूसरों के ऊपर निकालता हूँ, और जो मैं अभी तक बचपने के जैसा बिहेव कर रहा था, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ और मैं खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी से जल्दी सुधारना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम 3 महीने के बाद अपने छोटे भाई को हरा पाओगे? तो वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि फादर, ये उसे हराने के लिए नहीं है, मैं अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहता, मैं खुद मेच्योर होना चाहता हूँ और खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, मैं अभी तक बहुत वीक था। तब इसके फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूँ। और फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने फादर को थैंक यू कहता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके फादर उसे कहता है कि लोगन, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना ख्याल रखना, क्योंकि अभी भी स्प्रिंग चालू है, तो खुद को गर्म रखना। और लोगन स्माइल देके वहां से चला जाता है।
फिर अपना मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और वो एक सीक्रेट जगह पे आता है जो कहता है कि ये हमारी फैमिली की सीक्रेट जगह है, यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता हो। और फिर वो ऊपर देखता है एक लंबे से बड़े से पेड़ को और वो कहता है कि यहाँ मैं स्पेशली ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और वो फिर अपने बैग से एक बुक निकालता है और वो कहता है ये सीक्रेट टेक्निक मैं किसी के सामने भी ट्रेनिंग नहीं कर सकता इसकी, और मैं किसी को बता भी नहीं सकता। और फिर वो बुक निकालता है और कहता है कि डिवाइन सीक्रेट बुक, वो पिछली लाइफ में मैंने उसे पूरा याद कर लिया था और फिर उस बुक को जला दिया था। इस बार मैंने इसमें इसको लिख लिया है और अब मैं इसकी ट्रेनिंग करूंगा। और फिर वो बताता है कि ये वही सीक्रेट बुक है जिसे मैं लेके दौड़ रहा था और इसे प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये मैं एम्पायर के हाथ में नहीं लगने दे सकता था। और इसमें ये जो बुक है ये हमारे एंशियंट टाइम में जो हीरो था उसने लिखने शॉर्ट टेक्निक्स है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसमें ऐसे भी शॉर्ट टेक्निक्स है जिससे तुम सीख लो तो तुम एक इविल ड्रैगन को भी हरा सकते हो। तो मैं अब इसकी प्रैक्टिस करने वाला हूँ। अगर मैं इस बुक में के सारे मेथड को कॉपी करके खुद अपने आप में डाल लेता हूँ या फिर मैं इसे मास्टर कर लेता हूँ तो इस किंगडम में कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे हरा पाएगा। पिछली लाइफ में मैं इसे सीख नहीं पाया था क्योंकि मेरी एज हो गई थी, लेकिन अभी अभी मैं उस एज में हूँ कि मैं इसे सीख सकता हूँ और इसे मास्टर कर सकता हूँ। फिर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है और अपने आसपास की एनर्जी को गैदर करने लगता है अपने कोर के अंदर। और फिर वो कहता है कि अगर मुझे उस सीक्रेट टेक्निक को सीखना है तो प्लीज मुझे मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और मुझे अपने अंदर माना को गैदर करना पड़ेगा, एनर्जी को गैदर करना पड़ेगा। उसे पता नहीं होता लेकिन वो खुद ये सब कर रहा होता है। और फिर वो आसपास की एनर्जी जैसे गैदर कर रहा होता है उसके शरीर के हार्ट के पास एक कोर बनना शुरू हो जाता है। और अपना लोगन कहता है कि मेरे को लगता है कि मुझे कोर बनाने में कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो एनर्जी एब्सोल्युटली उसके पास कोर में जमा हो रही होती है। और फिर जब लोगन आंखें खोलता है तो उसका कोर बन के तैयार हो जाता है। और फिर वो कहता है क्या क्या मेरे पास कोर ऑलरेडी था और इतनी जल्दी मेरा कोर कैसे बन गया। और फिर लोगन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि जब मेरा कोर पहले से ही बन चुका है तो मुझे अपनी ट्रेनिंग की और बढ़ना चाहिए। और फिर वो स्वॉर्ड उठा लेता है और वो कहता है कि मुझे मुझे अपने दिल में ऐसी बारिश सी होने की एहसास हो रहा है। और फिर वो स्वॉर्ड उठा के उस डिवाइन सीक्रेट टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करता है और फिर वो एक स्लैश मार देता है और वो कहता है कि मेरे सेंसेस वो भी हाई हो चुके हैं। और ये कैसे हो गया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये होना बहुत ही अच्छा हो गया। अब मुझे ट्रेनिंग में बहुत ही आसानी होगी। फिर लोगों ट्रेनिंग में जुट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दिन पलटते जाते हैं, दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, दिन से रात होते रहती है। और फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर वो लोगन कहता है कि ये मेरे ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना लोगन स्वॉर्ड पकड़ के कहता है कि अब मैं फॉर्म को प्रस्तुत करूंगा। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड लेकर एक बड़ा सा स्ट्राइक मार देता है। और फिर वो कहता है कि मेरे सिंगल कोर के सिंगल स्टार की वजह से मैं सिर्फ से एक ही बार कर सकता हूँ। और फिर जब वो उसे शॉट को स्विंग करता है तब फिर एक बड़ा सा विशाल सा स्विंग को उस पेड़ को लग जाता है और वहां पे धुआं ही धुआं हो जाता है। इससे अपना मेन कैरेक्टर भी थक जाता है और नीचे बैठ जाता है और वो सोचता है कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने मेन टाइम पर ही कर सकता हूँ और इससे मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, मैं इसे अभी रैपिडली यूज नहीं कर सकता। और फिर वो उस पेड़ को देखता है जो बीच से कट चुका होता है और वो कहता है कि ये पावर तो मेरे इमेजिनेशन से भी बढ़ के है और ये टेक्निक जो कोई भी नहीं सीख सकता, इसके लिए बहुत सी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन मैंने इसे सीख लिया। लेकिन मैं इसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए और मेरे पास सिंगल कोर है, इसलिए मैं अभी इसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे इसे इमरजेंसी के लिए बचा के रखना चाहिए। अब टाइम हो चुका है कि मैं ये रिजल्ट अपने फादर को बताऊं, लेकिन अपने फादर से मिलने से पहले मुझे नहाना पड़ेगा। मेरे शरीर से इतनी गंदी बदबू आ रही है, फादर मुझे मिलने से पहले लात मार के बाहर भगा देंगे। फिर अपना लोगन किंगडम में जाता है अपने कैसल में और फिर वो अपने फादर से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ एक नाइट उसे रोक लेता है और कहता है कि यंग मास्टर आप अपने फादर से नहीं मिल सकते क्योंकि आपको अपने फादर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। फिर वो लोगन कहता है कि ये कौन सा रूल है। और तब फिर रिक पीछे से आके कहता है कि यंग मास्टर ये रूल बहुत पुराना है जो दिन ब दिन अब बंद होते जा रहा है, इसकी वजह से इसे कोई याद नहीं रखता। और फिर लोगन कहता है कि कुछ महीने पहले तो मैं मेरे फादर से मिला था। तभी वो गार्ड कहता है कि शायद से जब वो गार्ड ड्यूटी पे था दूसरा तो उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था, लेकिन अभी अभी अपने लॉ के हिसाब से आप अपने पेट्रियट से नहीं मिल सकते, आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लगेगी। तभी अपनी लोगन को कुछ सुनाई देता है और जैसे वो अंदर से आवाज सुनता है तभी लोगन कहता है शायद से मेरी ट्रेनिंग की वजह से मेरे सेंसेस बहुत हाई हो चुके हैं। और फिर वो अंदर से
दूसरे गार्ड्स की बातचीत सुनता है और कहता है कि वो गार्ड कह रहे होते हैं कि ये साला गार्ड बहुत ही हरामी है, जो यंग मास्टर होने के बाद भी उसे भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। लगता है कि जब से यंग मास्टर अपने छोटे भाई से आ रहे हैं उसकी रेपुटेशन बहुत गिर चुकी है। तभी तभी लोगन कहता है शायद से मेरे आइसोलेशन ट्रेनिंग के टाइम पर मेरी रेपुटेशन बहुत ही गिर चुकी है और मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो नाइट कहता है कि आपको शायद से ये रूल पता नहीं होगा, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम से ये याद रखना चाहिए और अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए। तो ठीक है, आप बाद में आइए अपॉइंटमेंट लेके। तभी वो लोगन उससे उसका नाम पूछता है। तभी नाइट अपना नाम बताता है और फिर लोगन उसके ऊपर ग्लव्स फेंक के उसे चैलेंज कर देता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर उसके ऊपर ग्लव जब फेंकता है तो नाइट बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है, जो रूल सालों पहले बंद हो चुका है, उसकी वजह से तुमने जो मेरी ह्यूमिलेशन की है, मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई है, उसकी वजह से मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। और पीछे से जो उसका सर्वेंट होता है रिक, वो बहुत चिंता में आ जाता है और वो कहता है यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे चुप करा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, तुम क्या कहते हो इससे, क्या तुम डर गए। तभी वो नाइट कहता है कि नहीं, मैं ये डुएल एक्सेप्ट करता हूँ। और हमें सीन कट करके सीधा ट्रेनिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ने शॉट पकड़ ली होती है और वहाँ पे नाइट बात करने लगते हैं कि क्या क्या ये सही में एक नाइट से फाइट करने वाला है, क्या यंग मास्टर हमारा पागल हो चुका है। लेकिन इसमें बहुत मजा आने वाला है, अब हमें फाइट देखने में बहुत मजा आएगा। और फिर उसमें से एक नाइट कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि अपने यंग मास्टर उसके एक ही हमले से हार जाएगा। और क्या क्या वो अपने छोटे भाई से नहीं हार गया था, इसीलिए तो वो ट्रेनिंग के लिए गया था ना, छुप गया था आइसोलेट ट्रेनिंग के नाम पे। तभी तभी दूसरा एक बंदा कहता है कि हाँ हाँ, मैं भी इसके ऊपर एक बेट लगाता हूँ 50 गोल्ड की कि वो भी एक ही बार में हार जाएगा। मैं बेट लगाता हूँ 50 गोल्ड की कि वो 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। और फिर दूसरा नाइट कहता है 50 गोल्ड, मैं 100 गोल्ड की बेट लगाता हूँ कि वो 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारी तुम्हारी ये बातें मैं सब सुन सकता हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके सामने टिक नहीं सकता, मैं इसे हरा नहीं सकता। मैं ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं इसे जल्द ही खत्म कर दूंगा और मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारे के सारे नाइट इसे याद रखेंगे। ओहो। फिर वो नाइट कहता है कि यंग मास्टर आप तो बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, शायद से आपको पता नहीं कि फाइट क्या होती है, तो आप प्लीज केयरफुल रहना और अपने आप को ज्यादा इंजर्ड मत कर लेना। तो अपना मेन कैरेक्टर दे, ओहो तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरी केयर कर रहे हो, जिससे मैं तुम्हें बख्श दूंगा, ये कभी नहीं होने वाला और तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम्हें मेरी चिंता है। और फिर हमें रिक दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या यंग मास्टर ने सही में उनसे फाइट करने का डिसाइड कर लिया है, मेरी तो सांसें ही रुक चुकी है, अब मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। फिर वहाँ रेफरी आ जाता है और वो कहता है कि डुअल आप दोनों के बीच में होने वाला है, तो मैं सेफ्टी के ध्यान देने के लिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप रियल शॉट का छोड़कर एक लकड़ी की शॉट का यूज करें और मैं आपको नियम बता देता हूँ इस डुएल के। और फिर उसे नियम बता देता है और फिर वो लोगन की तरफ देखता है और कहता है कि आप रेडी है यंग मास्टर। तो लोगन भी उसे इशारा करके बता देता है हाँ मैं रेडी हूँ। फिर वो रेफरी डरने लगता है और कहता है कि यंग मास्टर बहुत ही जिद्दी है जो ये डुएल के लिए मान गए और मुझे उनकी चिंता है कि वो इंजर्ड ना हो जाए। हालांकि मैंने सेफ्टी के लिए वुडन शॉट प्रिपेयर की है, लेकिन एक नाइट जो उनसे भी आगे हायर अप पर रहा है वो एक वुडन शॉट से अपने ओरा की वजह से इसे इंजर्ड या फिर मार भी सकता है। तो मुझे उसकी चिंता है, शायद से नाइट को उसकी जगह पता होंगी और वो अपने ओरा का यूज नहीं करेगा और वो ये डुएल को इजीली जाने देगा। फिर डुएल स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों भी अपने अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं और फिर वो जो नाइट होता है वो अपने फोर्स ओरा का यूज करना शुरू कर देता है। तभी नाइट के जो नाइट फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये नाइट जिसका नाम डोमिनियन है, सॉरी ये नाइट जिसका नाम डोमिनियन है जो अपने फोर्स ओरा का यूज कर सकता है, वो एक नॉर्मल इंसान के अगेंस्ट जो फोर्स का यूज नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट अपने ओरा का यूज कर रहा है। शायद से वो उसे मारना चाहता है। नहीं नहीं, ये तो 5 मिनट भी नहीं टिकेगा, लगता है कि ये जल्दी खत्म होने वाला है। तभी रिक घबराने लगता है और कहता है क्या क्या वो नाइट्स अपने फोर्स का यूज कर रहा है, शायद से अब मेरे लॉर्ड वो नहीं बचने वाले। तभी उसका जो रेफरी होता है वो भी घबराने लगता है और कहता है क्या ये अभी से डोमिनियन अपने फोर्स ओरा का यूज कर रहा है, शायद से इसे पता नहीं कि एक नॉर्मल इंसान के अगेंस्ट फोर्स ओरा यूज करना बहुत ही घातक हो सकता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो सोचता है कि ये अपनी शुरुआत में ही अपना बेच देने वाला है, लेकिन ये अपने फोर्स ओरा का यूज कर रहा है, लेकिन इसके फोर्स ओरा में कुछ तो गलत है, ये अपने फोर्स ओरा को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये वो अपने फोर्स को कंट्रोल करने में बहुत ही अनाड़ी है। तो गाइस यहाँ पे ओरा और फोर्स ओरा दो अलग अलग शब्द होने के कारण मैं इसे सिर्फ ओरा ही करूंगा, तो आप प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो वो अपने ओरा को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इसे सिखाना पड़ेगा कि कैसे ओरा को कंट्रोल करते हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर वो डोमिनियन से कहता है कि क्या तुम किसी बात से परेशान हो, तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो। तभी वो नाइट बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तभी वो नाइट अपने मन ही मन में कहता है पास्ट के बारे में बताता है हमें कि वो 40 साल का हो चुका था और वो अपने
जो साथी नाइट है उनको कभी तरह तकलीफ नहीं देता था। शायद से वो मुझसे डरते थे, इसलिए वो मुझसे भी कुछ कहते नहीं थे। अगर कोई नाइट मुझे कुछ चिढ़ाता था या फिर कोई मुझे इग्नोर करता था, कुछ भी करता था, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं अब थक चुका था और आलसी टाइप बंदा हो चुका था जो फाइट करना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता था। लेकिन जो एक बंदा, जो एक छोटा सा लड़का जो अपने छोटे भाई से भी हार गया, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊँ, ये तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएंगी। और जो मेरा मजाक उड़ाए, जिसकी कुछ औकात नहीं, ये एक लॉर्ड होने की वजह से वो मेरी मजाक उड़ाए एक नाइट की, कि कोई बर्दाश्त के हाथ नहीं हो सकता, तो मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। और फिर वो अपने फोर्स ओरा का यूज करते हुए अपने लोगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और फिर वो डोमिनियन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी रिक अपने रेफरी से कहता है कि जल्दी से उसे रोको, वो अपने मेन कैरेक्टर, सॉरी सर, वो अपने यंग मास्टर को मार देगा। और तभी रेफरी कहता है मैं इसे नहीं रोक सकता। वो दोनों घबराने लगते हैं और वो कहते हैं कि यंग मास्टर ने खुद नहीं से एग्री किया था। तभी वो रिक रेफरी से कहता है तुम कुछ तो करो, नहीं तो वो यंग मास्टर को मार देगा। तभी वो डोमिनियन अपने स्वॉर्ड लेके जंप कर देता है और वो कहता है कि मैं इसे अपना बेस्ट दूंगा, और फिर वो अपने यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। फिर जब वो डोमिनियन अपने स्वॉर्ड टेक्निक का नाम लेकर उसके ऊपर अटैक करता है, तभी लोगन उसकी टेक्निक को एक ही हाथ से दूसरी तरफ करके उसके स्वॉर्ड को जमीन में टिका देता है और उसको फोर्स से दबाने लगता है। तभी डोमिनियन को बहुत तकलीफ होती है अपनी स्वॉर्ड छुड़ाने की। वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे छुड़ा नहीं पाता और उसके स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है, और फिर बहुत इजीली अपना मेन कैरेक्टर डोमिनियन से जीत जाता है। वो डोमिनियन से कहता है कि ये मत बताना कि ये तुम्हारा बेस्ट था, तुम खुद को नाइट कहते हो, ये तुम्हारा बेस्ट नहीं हो सकता। और फिर वहाँ की जो सर्वेंट होते हैं, जो नाइट्स होते हैं, वो चौंकने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यंग मास्टर ने उसे कैसे हरा दिया। फिर अपना मेन कैरेक्टर रेफरी को पास बुलाता है और कहता है कि मैं डोमिनियन को एक और चांस देना चाहता हूँ। तो रेफरी डोमिनियन के पास जाता है और कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। फिर वो डोमिनियन तो अपने ही ख्याल में खोया रहता है और वो अपने हाथों को देखता है जो कांप रहे होते हैं, और वो कहता है कि क्या क्या मैं एक बच्चे से हार गया? नहीं नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। तभी वो अपने स्वॉर्ड उठाता है और वो कहता है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, और फिर वो एक लंबा सा स्विंग करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसे भाप लेता है और फिर उसके मुंह पे अपने स्वॉर्ड मार के कहता है कि नहीं, मैंने इसे एक मौका दिया था, लेकिन इसने उसे भी गवा दिया, और ये अचानक से हमला ये एक नाइट को शोभा नहीं देता, और अब मुझे इससे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वो डोमिनियन कहता है कि मैं हार मानता हूँ, लेकिन तभी उसकी गर्दन के पास एक स्वॉर्ड आती है और उसके मुंह पे लग जाती है, और वो कहता है क्या क्या मैंने तो हार मान ली थी। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसे पनिश करने लगता है और कहता है कि अब लेकिन मेरी रेपुटेशन तो ठीक हो गई थी, लेकिन मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, मैं इसे सबक तो जरूर सिखाऊंगा। और वो उसे मारने लगता है, एक के बाद एक शॉट उसके ऊपर बजाते रहता है। और फिर जब रिक की तरफ क्या है, और फिर हमें रिक दिखाया जाता है और रेफरी दिखाया जाता है, और रिक कहता है कि उसे रोको वरना उसे मार देगा। लेकिन रिक को कौन बताएगा, रेफरी की पहली फटी हुई है, वो क्या उसे बचाएगा। और फिर हमें नाइट दिखाए जाते हैं जो बात करते हैं, वो नाइट कहता है कि क्या वो ये यंग मास्टर है जिसे मैं 3 महीने पहले जानता था, 3 महीने में क्या हो गया जो ये इतने बदल गए हैं। इन्होंने तो अपना फोर्स और भी अवेक कर लिया है और उनकी स्वॉर्ड स्किल वो भी इम्प्रूव हो चुकी है, क्या ये वही यंग मास्टर है। तभी हमें लोगों को दिखाया जाता है जो उसे मार मार के कबूतर बना देता है। फिर रेफरी आता है और कहता है कि इस मैच का विनर है अपने यंग मास्टर लोगन। और फिर हमें सीन कट करके पेट्रियाज के रूम का सीन दिखाया जाता है। फिर वो पेट्रियाज उसके फादर कहता है कि लगता है कि तुम अवेक हो चुके हो। वो बहुत इम्प्रेसिव था, क्या ऐसे ट्रेनिंग के बीच में ऐसा क्या हुआ कि तुम अवेक हो गए। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने अपनी स्वार्थ को और अपने जो एग्रेशन है उसे त्याग दिया था, इसकी वजह से मैं अवेक हो गया। हालांकि ये कोई सच बात नहीं है, लेकिन ये तो सही है क्योंकि मैंने भी पिछली लाइफ में भी फोर्स ऐसे अवेक किया था, क्योंकि मैंने अपने जो फैमिली का रिवेंज लेने की जो मनोकामना थी, जो मेरे मन में उसके लिए गुस्सा था, उसको मैंने त्याग दिया था आखिर में। और फिर मैं 40 साल बाद मेरा फोर्स अवेक कर चुका था, लेकिन वो उतना इम्प्रेसिव नहीं था। लेकिन इस बार मैंने यंग एज में जो फोर्स अवेक कर लिया है, इसकी वजह से अब मैं इसको और भी ताकतवर बना सकता हूँ। तभी उसके फादर कहते हैं कि वो अच्छा था, लेकिन तुमने जो वो नाइट्स के साथ फाइट की उसके बाद भी जब उसने हार मान ली तब तुमने उसे क्यों नहीं बख्श दिया। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वो आदमी उसे डिजर्व करता था, वो जो नाइट्स है वो अपने हद पार कर चुका था। तुमने शायद से जो अलग नाइट्स है उन्होंने बातें सुनी होंगी, आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होंगी। तभी वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तभी वो कहता है कि हाँ मैंने ये सब तो सुना है, लेकिन क्या तुम्हें इससे दूर जाने की जरूरत थी? तुम्हें तो
उसे माफ कर देना चाहिए था ना। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है हाँ वो एक बात कहता है कि हाँ वो बात जरूरी थी, उसे सबक सिखाना जरूरी था, क्योंकि वो एक लॉर्ड के बेटे को और उसकी मदर को भी गालियां दे रहा था। और वो कि अगर हम एक नाइट्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाता उसका तो उसे देखा था कि सभी नाइट्स उसी उसी की राह पे चल जाते, और ये ऐसा एक पॉइजन है जो पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है। तो मुझे उसे सबक सिखाना जरूरी था। और जब एक पिलर पूरी तरह बना हुआ हो और एक पॉइजन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो तो पूरा पिलर भी गिर सकता है एक पॉइजन की वजह से। तो बेसिकली एक खराब टमाटर पूरे टमाटर के ट्रे को खराब कर सकता है, यानी एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को भी खराब कर सकता है। बेसिकली यही कहा जा रहा है। तो मैं तुम्हें इजीली समझा देता हूँ। तो फिर वो अपना मेन कैरेक्टर ऐसे ही अपने फादर को समझा रहा होता है, और फिर लोगन कहता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में ये बात सीखी थी कि अगर तुम अपने ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हारा ग्रुप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लोगों का कहने का मतलब ये था कि अगर मैं वो नाइट को कंट्रोल नहीं करता तो आगे चल के मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएंगी। तो उसके फादर कहते हैं तो उस नाइट की पहली गलती थी, तो ऐसी शायद से उसकी गलती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा गैम्बल था, शायद से तुम इसमें फंस भी सकते थे। तो प्लीज अगली बार अपने आप को कंट्रोल में रखना और ऐसी गलती बाद में फिर मत करना। तो वो कहता है कि अगली बार से ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो, और हाँ अगर कुछ करना चाहो तो प्लीज मेरी परमिशन जरूर ले लेना। तभी लोग कहते हैं क्या इतनी इजीली मुझे माफ कर दिया? तभी बेटियास कहते हैं क्या क्या तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? तो अपना लोगन कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तभी बेटियास कहते हैं हाँ और एक इम्पोर्टेंट बात मैं जो तुम्हें बतानी थी। और उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी फियोंसे जीना वो यहाँ आ रही है। तभी अपने लोगों को उसकी पास्ट लाइफ में उसकी मेमोरी याद आती है, और वो कहता है मेरी फियोंसे वो आ रही है, और वो एक डेडली स्माइल देता है और वो कहता है कि वो टाइम आ चुका जो मैं चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कैरेट से एक सुंदर सी हुस्न की परी उतरती है, और लोग कहते हैं कि प्रिंसेस रीना उल्फ वो आ रही है। उल्फ उसका सरनेम है, तो प्लीज ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो वो आगे बढ़ रही होती है, तभी नाइट्स विस्पर करने लगते हैं कि तो वो मेड वो नाइट्स वो बात करने लगते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। और फिर वो कहते हैं कि अपना यंग मास्टर कितना लकी है जो उसे इतनी सुंदर बेबी मिली। तभी वो उसका चेहरा दिखाया जाता है मिस्टर रीना का, यार क्या माल है यार। तभी वो अपने पेट्रियाच को ग्रीट करती है और कहते हैं कि फिर रीना पेट्रियाच को ग्रीट करती हो। पेट्रियाच उसे कहता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, अब तुम बड़ी भी हो चुकी हो और सुंदर भी। और फिर रीना कहती है कि मेरे फादर ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। फिर वो लेटर पढ़ने लगती है, 30 मिनट तक ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, पूरे नाइट परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लेक्चर कब खत्म होगा। और फिर वो अपने पेट्रियाच को आखिरी का मेन मुद्दा बताती है कि वो ये एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं, और फिर वो लेटर रख देती है। और जैसे ये बात और फिर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि इसका मेन पीछे का मोटिव मैं आपको बताता हूँ। तो हमें वो रीना के जो फादर है उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैग्निल फैमिली का हेड वो एक और इज्जत तो बन ही जाएगा, लेकिन 20 साल से वो एक हायर अप के नाइट पे अटका हुआ है, और उसका जो बड़ा बेटा है वो जो अपने छोटे भाई से हार गया। ऐसी निकम्मे फैमिली में मैं अपना रिश्ता नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सगाई टूट जाए और तुम अपने रास्ते चले जाओ और हम अपने रास्ते चले जाए। और वो अपने बेटिया को समझाने लगती है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं इसी के कारण यहाँ पे आई हूँ पर्सनली आप सबसे माफी मांगने के लिए, क्योंकि मेरा भी बचपन यहाँ पे गुजरा है और मैं आपके साथ ही रही हूँ, लेकिन मैं ही अपने लोगों से ही अपने आप ही माफी मांगने के लिए मैं खुद आई हूँ। ऐसी चिकनी चुपड़े बातें वो लोगन के फादर से कर रही होती है। तो वहाँ की मीट जो होती है उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि इसका दिल तो इसके चेहरे की तरह ही साफ है। तो दूसरी ओर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको तो उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसकी जो मदर होती है स्टेप मदर वो बीच में बोलती है कि वो कहती है कि मैं वो कारण सुनना चाहूंगी कि आपने सगाई क्यों तोड़ी है। तो ये सुनकर तो उसकी बोलती बंद हो जाती है रीना की। और फिर लोगन कहता है कि मारिया केओस मेरी स्टेप मदर, ये रोनियल की रियल मदर, वो एक ऐसी लेडी है जो मुझसे नफरत करती है, क्योंकि मैं इस राज्य का अगला सक्सेसर बनने वाला हूँ, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है। मुझे लगा था कि वो चुप रहेंगी, लेकिन ये फैमिली की रिस्पेक्ट की बात है इसलिए वो आगे आई। और फिर रीना कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इसका रीजन तो पता नहीं है। फिर उसकी स्टेप मदर मारिया कहती है कि सगाई टूट रही है और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम ऐसा कह रही हो। और फिर रीना कहती है कि मैं मेरे फैमिली की डिसीजन सिर्फ मेरे फादर लेते हैं और मैं उसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करती, और जो मेरे फादर कहते हैं मैं वही करती हूँ। वो एक्टिंग करने लगती है और जैसे मेरे फादर कहते हैं तो मैं उससे मानती हूँ, क्योंकि मैं किसी और की फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। फिर मारिया भी एग्रेसिव हो जाती है और कहती है कि रीना तुम्हें भी नहीं पता रीजन, और तुम यहाँ पे अपोलाइजेशन मांगने आई हो, माफी मांगने आई हो, वो भी पर्सनली। मारिया ये सब बातें सुन के तो रीना का मुंह ही बंद हो जाता है। और फिर रीना जो होती है वो कहते हैं कि इस सगाई को तोड़ने के बदले
हमारी वुल्फ फैमिली आपको कंपनसेशन करेंगी, वो भी 3 मिलियन। और वो 3 मिलियन सुनकर तो एक बंदे के मुंह खुला हो जाता है और वो हमें बताया जाता है कि ये इनका फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है। इसका नाम तो बहुत हार्ड है यार, इसलिए हम इसे डॉगी चैन बुलाएंगे, क्योंकि इसका बिहेवियर आगे चल के ऐसा ही होने वाला है डॉगी के जैसा, तो हम इसे डॉगी चैन बुलाएंगे। तो स्टोरी पे वापस आते हैं और फिर वो बंदा कहता है कि 3 मिलियन ये तो इनके पूरे साल के बजट के बराबर है। फिर लोगन कहता है कि ग्रेट, अब टाइम आ चुका है, मुझे कैसे भी करके उस पैसे को लेना पड़ेगा। पैसे की बात सुन के तो उसके जो फादर होते हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं क्या क्या तुम हमारे पैसे से हमारी प्राइड को खरीदना चाहती हो। और वो अपना प्रेशर सब पे बनाने लगते हैं। तभी उन नाइट को भी परेशानी होने लगती है और रीना को बचाने के लिए उसका एक नाइट आगे आ जाता है और उसे कहता है कि आप प्लीज मेरे पीछे रहिए। फिर वो बेरेन से कहता है कि बेरेन प्लीज शांत हो जाइए, मैं वुल्फ क्लैन का एक नाइट होने के नाते आपको विनती करता हूँ कि आप प्लीज शांत हो जाइए और हम बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। पेट्रियाज उसे कहते हैं कि तो तुम भी एक हाई रैंक की नाइट हो मेरी तरह, ये इतने कम एज में तुम एक हाई रैंक की नाइट बन चुके हो, बहुत ही अमेजिंग। मुझे लगता है कि वुल्फ फैमिली ने एक राइजिंग स्टार को पाला है जो यंग एज में ही नाइट बन चुका है। लेकिन बच्चे, अगर तू ऐसे ही अपना मुंह चलाते रहा तो शायद से तू अपनी जिंदगी या फिर अपनी पोजीशन से हाथ धो बैठेगा। सीधी सीधी उसे मारने की धमकी दी जा रही है। तो चलो अब हम देखते हैं आगे। तभी वो नाइट अपना गेम खेल देता है और कहता है कि मेरे लॉर्ड ने कहा था कि आप एक हॉनरेबल पर्सन हो जो अपने मेहमानों के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने छोटे भाई बहनों या फिर कमजोर लोगों को कर्ज देंगे। और उसकी बात सुनकर पेट्रियाज अपने गुस्से को कम कर लेते हैं और उन पे का प्रेशर हटा देते हैं। और रीना भी बीच में कहती है कि हम ये नहीं कह रहे बैरन कि हम आपको पैसे से खरीदना चाहते हैं आपके ऑनर को। मेरे फादर तो पैसे के बिना पे अपनी फ्रेंडशिप को बना के रखने के लिए ये मुआवजा दे रहे हैं ताकि हमारे बीच के जो संबंध है वो खराब ना हो। और फिर पेट्रिया जो अपने मन ही मन में कहते हैं कि उस कमीने वुल्फ ने एक छोटे बच्चों को बेच दिया, अगर मैं अपना फोर्स का इसके ऊपर यूज करता हूँ तो इससे मेरी रेपुटेशन गिर जाएगी। वो कमीना वुल्फ वो क्या ये करना चाहता है छोटे बच्चों को आगे बेचकर। फिर वो कहते हैं कि मैं पेट्रियाज होने के नाते आपको एक आश्वासन देता हूँ कि हमारी जो मैकविल फैमिली है वो किसी विजिटर पे हमला नहीं करेगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं आपके वुल्फ फैमिली का जो प्रोपोजर है, जो आपने जो प्रपोजर दिया है, मैं उसे भी एक्सेप्ट नहीं करता। उस 3 मिलियन के बदले आपको हमारी मैकविल फैमिली से माफी मांगनी पड़ेगी। सीधी सीधी बात है भाई, इसको घमंड है अपने प्राइड के ऊपर और ये चाहता है कि वो लोग इनसे माफी मांग ले, वो पैसे उसे कुछ नहीं होना। ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वाभिमान को पैसे के भी आगे देखते हैं, इसी की वजह से इसकी फैमिली गरीब है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट में मेरे को जरूर बताना। क्या आप अगर ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या आप वो 3 मिलियन गोल्ड लेते? हम गोल्ड छोड़ देते, 3 मिलियन पैसे भी अगर रुपए भी होते तो क्या तुम ले लेते? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं तो होता तो जरूर ले लेता यार। मैं क्या उस 3 मिलियन में और ऐसे 300 लड़कियां खड़ी कर देता। और फिर पेट्रियाज कहता है कि मैं इस मुआवजे को ठुकराता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रीना वुल्फ वो मेरे बेटे से सिंसियरली माफी मांगे। और इसकी ये बातें सुन के वहाँ की जो प्रजा होती है, वो जो नाइट्स होते हैं उसके, वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये है एक नोबल की पहचान। अजी घंटा मेरे नोबल की पहचान। ऐसे लोग ही फैमिली को डुबाने के लिए सबसे आगे होते हैं। और फिर तभी लोगन अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि प्लीज मेरी बात सुने, मेरी सगाई टूट रही है तो प्लीज मेरी भी एक रिक्वेस्ट है जिससे सुना जाए। और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि वो 3 मिलियन वो मुझे चाहिए, मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। ये होता है एक लालची इंसान का मन। और फिर लोगन मन ही मन में कहता है कि वो 3 मिलियन गोल्ड वो मेरे फैमिली की साल भर के बजट के बराबर है। और मेरी फैमिली इतनी गरीब है कि अभी जो मेरे स्टेप मदर की तरफ से फंडिंग आती है उसके ऊपर ही निर्भर है और वो फंडिंग कब बंद हो जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर लोगन अपने फादर से कहता है कि मैं उस माफी के बदले वो 3 मिलियन गोल्ड लेना चाहूंगा। और फिर पेट्रियाज गुस्से में उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और कहता है कि क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने शब्दों से पीछे हट जाऊं? तो फिर लोगन कहता है कि ये प्रेशर बहुत हाई है, लेकिन मुझे इसे सहना पड़ेगा। अगर मैं इसे भी नहीं सह पाया तो मैं अपने फैमिली को आगे कैसे बढ़ाऊंगा, मैं खुद आगे कैसे बढ़ूंगा। और फिर उसका फादर जो होता है वो कहता है कि लोगन मैकविल फैमिली इतनी भी गरीब नहीं है कि जो अपने ऑनर के बदले पैसे के लिए अपने ऑनर को खो दे। इतनी भी गरीब नहीं है अपनी मैग्नी फैमिली। लेकिन वो अपना लोगन जो होता है वो लंबी सी सांस छोड़ के कहता है कि हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे फादर गरीब है, मेरे दादा गरीब है। अरे यार ये ऐसी सिचुएशन है कि इसे देखकर तो मुझे एक मीम याद आ गया, मैं जरूर उस मीम को आगे लगाऊंगा। और बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। और फिर वो उससे चिल्ला के कहता है कि जो फिर लोगों अपने फादर से कहता है कि हाँ हम गरीब है, हमें जो बैंक से 3 मिलियन का लोन लिया है उसे भी चुकाना है, अभी तक हमने उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया है। और मेरी जो माँ स्टेप मदर है मारिया, उसकी फैमिली से जो फंडिंग आ रही है उसकी वजह से ये घर चल रहा है और अगर वो बंद हो गई तो हम दिवालिया हो जाएंगे।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि लोगन ये सब अपने मन में कह रहा होता है और फिर लोगन कहता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं ये सब नहीं कह सकता, ये मैं बोल। फिर लोगन उसके फादर से कहता है कि फादर हमारे पास हॉनर के बदले कुछ भी नहीं है, हमें उस 3 मिलियन गोल्ड को ले लेना चाहिए। फिर उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने हॉनर के बदले इस पैसे के लिए अपना हॉनर बेच दूंगा? तो फिर लोगन कहता है कि वुल्फ फैमिली जो एक काउंटी है यानी इनके इनसे बड़ी होती है, जो जैसे एक जिला हो गया या फिर एक किंगडम हो गया, एक देश हो गया, वैसे ही इनका डिफरेंस है। तो वो बता रहा होता है कि अगर हमने उनसे पैसे नहीं लिए तो लोगों को लगेगा कि हमने उनका ऑफर ठुकरा के उनके पावर से हम डर गए और हमने उनके पैसे एक्सेप्ट नहीं कर लिए, तो ऐसा लोगों को लग जाएगा और लोग सोचेंगे कि हम उन्हें अपना लॉर्ड मान रहे हैं और इसीलिए हमें वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना ऐसे रूमर फैल जाएंगे। तो रीना कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब गलत फहमी है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले और हम आपके खिलाफ ऐसे करने के रूमर क्यों फैलाएंगे? हम मैकमिल फैमिली के ऑनर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम ऐसे रूमर नहीं फैला सकते। और फिर लोगों ने उसे कहता है कि तू तो चुप ही रहे, तू अपनी सगाई तोड़ने आई है और तुझे रीजन भी नहीं पता और तू कह रही है कि मैं ये अपने फादर के कहने पे कर रही हूँ, तो अपनी कैसे जवान बंदी रखे तो अच्छा है, ये हमारे फैमिली के बीच की बात है, तो तू इसमें ना ही बोले तो अच्छा है। ये बात तो सुनकर रीना का दिल ही टूट जाता है, उसका मुंह उतर जाता है और वो चुप हो जाती है। लोगन अपनी प्रीवियस लाइफ के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाता है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। ये दिल टूटे आशिक का पिछले जब ये रिकारनेशन होने के पहले की जो जिंदगी थी उसमें इसके साथ ऐसा हुआ था कि इस रीना ने उसे एक कमरे में बुला के उसे कहा था कि मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, लेकिन मैं ब्रेकअप करने से पहले एक अच्छी सी यादें तुम्हारे साथ बनाना चाहती हूँ। यानी कि तुम समझ रहे हो ना, समझ रहे हो दया क्या कहने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसे ही वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी वुल्फ यानी ओरिना अपने पॉकेट से एक खंजर निकालती है और अपने कपड़े फाड़ने लगती है और फिर वो खंजर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंक देती है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जल्दी से अपनी तलवार निकाल के उसे फेंक देता है और वो रीना जोर से चिल्ला देती है। फिर उसका नाइट अंदर आता है और उसकी तरफ देखता है जो रो रही होती है और फिर सीन तो तुम समझ गए होंगे क्या हुआ यहाँ पे। फिर वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसे पिछली बार डिनर के बाद मुझे फंसाने का प्लान था इसका, लेकिन इस बार ये मैं कुछ कामयाब होने नहीं देने वाला, तो तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। इस कमीनी की वजह से मैंने पिछली लाइफ में किसी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं किया था। हाँ भाई, ऐसा इंसिडेंट होने के बाद कौन ही है किसी लड़की के ऊपर विश्वास करेगा यार? तुम पे एक बलात्कार का इल्जाम लगा है और तुम अगर किसी और वो भी तुमने नहीं किया है तो भी तुम पे बलात्कार का इल्जाम लगे तो तुम किसी और लड़की पे कैसे भरोसा कर सकते हो? और ये बात तो सिर्फ एक दिल टूटा आशिक ही समझ सकता है। फिर लोगन कहता है कि मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे उन्हें बताऊंगा कि मैं कैसे बदल रहा हूँ तो शायद से वो मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे इन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जब फाइनल में रिजल्ट दिखेगा तब इन्हें पता चल ही जाएगा। और लोगन ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि 9 महीने बाद एक वॉर शुरू होने वाली होती है, जो हमें पिछली वीडियो में बताया गया था। मैंने जैसे पिछले कहा था कि एक वॉर होने वाली है 1 साल बाद। तो फिर लोगन कहता है कि मैं उस 3 मिलियन को एक्सेप्ट करता हूँ इस माफी के बदले। और फिर उसके फादर कहते हैं कि लोगन क्या तुम मेरे शब्दों के सामने जा रहे हो, क्या तुम मेरे शब्दों के विरुद्ध जा रहे हो? तो लोगन कहता है कि कुछ शब्दों के लिए मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्या पता वो शब्द दिल से कहे हुए हो या नहीं, यानी कि दिल से सॉरी कहा है यानी मुझे क्या पता, शायद से वो कह दे लेकिन मन में कुछ और रखे, तो इससे अच्छा तो मैं पैसे ले लूं। और फिर वो कहती है कि वुल्फ, फिर रीना कहती है कि वुल्फ फैमिली आपकी विश को जरूर पूरी करेगी। और फिर